हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और इसका जैसे कि आपको मालूम है कि रिवीजन चल रहा है अपन का क्लास 12th के टॉपिक का। इस पे अपन क्या करते हैं कि जो थ्योरीज हैं, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करते हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो पिछले साल में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है एग्जाम का पैटर्न क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, 18 ऑब्जेक्टिव्स होंगे, 2 असर्शन रीजन होंगे, उसके बाद 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे बेटा, और इसी तरीके से 3 मार्क्स, 5 मार्क्स एंड देन आखिरी में केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो हमने हर चैप्टर में इसी तरीके से कैटेगरी बनाई हुई है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अलग से प्रैक्टिस करेंगे, देन कुछ जो असर्शन रीजन बन सकते हैं, केस बेस्ड बन सकते हैं, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, उनको अपन डिस्कस करेंगे। तो बेटा आज की शुरुआत हम लोग करने वाले हैं, एक बहुत ही छोटा चैप्टर है, ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट के नाम पे कुछ नहीं है, सिंगल कॉन्सेप्ट चैप्टर है, बहुत ही शानदार चैप्टर। आइए शुरुआत करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बच्चों सबसे पहली बात, जब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के तौर पे हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है बेटे, साइन एक्स, कॉज एक्स, टेन एक्स। इनका रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, कॉज एक्स। कॉस का क्या होता है बेटा, सेक एक्स। और टेन एक्स का क्या रेसिप्रोकल होता है बेटा, कॉट एक्स। ठीक है, तो ये तो सारे हो गए आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आई बस समझ में। अब मुझे इनका इनवर्स निकालना है। अब जैसा कि आप सबको पता है, फंक्शन चैप्टर में आपने पढ़ा है कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स अगर आपको निकालना है, किसी भी फंक्शन का अगर आपको इनवर्स निकालना है, तो सबसे पहले उस फंक्शन को क्या होना पड़ेगा बेटा, 1/1/2। क्या होना पड़ेगा, 1/1/2। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है वास्तव में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है मैनी वन फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है बेटा, मैनी वन फंक्शन। तो अब अगर एक नजर से देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स अगर निकालना है तो नहीं निकल सकता है। तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि भाई मैनी वन फंक्शन है और उसका इनवर्स निकालना है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, तो उस पर्टिकुलर फंक्शन की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो बेसिकली देखो, बहुत क्लियर कट बात समझो, अगर फंक्शन 1/1/2 है तो उस फंक्शन का इनवर्स बिल्कुल एक बार में निकल जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है ना। पर कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो मैनी वन फंक्शन है और उनका इनवर्स अगर निकालना है तब वो कैसे निकलेगा, तो उस पर्टिकुलर केस में फंक्शन की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। तो अगर किसी भी मैनी वन फंक्शन, जो इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, मैनी वन फंक्शन का इनवर्स निकालना है, तो बेटा क्या करना पड़ेगा, आपको फंक्शन की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट द डोमेन ऑफ द फंक्शन, अदरवाइज उस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो अगर मेरे से कोई बच्चा बोलता है कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर मुझे इनवर्स निकालना है, मतलब साइन एक्स का साइन इनवर्स एक्स फाइंड करना है, तो क्या मैं एक बार में कर सकता हूं, तो मैं बोलूंगा देखो बेटा ये मैनी वन फंक्शन है। तो मैनी वन फंक्शन में सबसे पहले आपको उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, है ना। अब डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब क्या है, थोड़ा ये मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा। तो पहली चीज क्या है इस चैप्टर में ध्यान करने वाली, कि अगर मुझे किसी भी फंक्शन जो मैनी वन फंक्शन है उसकी क्या करना है बेटा, अपन को इनवर्स निकालना है, तो उसके लिए हमको उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। आओ देखते हैं इसका क्या मतलब है। सबसे पहली बात, मैनी वन फंक्शन कैसे बनता है देखिएगा, एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं आपको, बहुत प्यारा सा एग्जांपल है, आपको सारी बातें एक बार में समझ में आएगी। जैसे मान लीजिए बच्चों f(x) इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है और आप इसका ग्राफ भी बना सकते हैं। बेटा इसका ग्राफ कैसा बनता है, कुछ ये अपनी y एक्सिस, ये x एक्सिस, और ऐसा ग्राफ आएगा, ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इसका ग्राफ हो गया। बच्चों ये मैनी वन फंक्शन है,
मैनी वन फंक्शन पता करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? ऐसी x की दो वैल्यूज होंगी जिसमें सेम y प्रोड्यूस हो रहा होगा, ऐसी x की दो या दो से अधिक वैल्यू होंगी जिसमें सेम y प्रोड्यूस हो रहा होगा, तो वो फंक्शन मैनी वन हो जाता है। और एक और तरीका, मस्त तरीका क्या है कि जैसे ही तुमने ग्राफ बनाया और ग्राफ को अगर हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज्यादा बार कट कर रही है तो वो मैनी वन फंक्शन है। जैसे कि मान लीजिए मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई खटाक, अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन ने ग्राफ को कितनी बार कट किया? दो बार ही कट किया, पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे। तो पॉइंट ए और बी पे जो मजेदार बात है कि एक्स तो अलग अलग है पर वाई सेम है, तो इस ग्राफ को दो बारी कट गया भैया, ये मैनी वन फंक्शन है। आई बस समझ में? मतलब x की वैल्यू a रखोगे, एक्स ए और एक्स बी दोनों हैं तो अलग अलग, बट दे आर प्रोड्यूसिंग सेम y, दे आर प्रोड्यूसिंग सेम y। एग्जाम्पल के तौर पे आपने x की जगह पे -2 रख के देखो और x की जगह 2 रख के देखो, आपको समझ में आ जाएगा y की वैल्यू क्या आ रही है। दोनों के दोनों y की वैल्यू क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? 4 प्रोड्यूस कर रहे हैं बेटा, तो ये मैनी वन फंक्शन है। अब मैं आपसे बोलूं इसका इनवर्स निकालो, तो पहली चीज तो इस फंक्शन का डोमेन क्या है? डोमेन मतलब क्या होता है? x की अलाउड वैल्यू। डोमेन क्या है इसकी? तो डोमेन बोले तो सर x की वैल्यू आप ऑल रियल नंबर ले सकते हैं। ऑल रियल नंबर का मतलब क्या हुआ बेटा? -∞ से +∞, यहां से लेकर ये -∞ से लेकर +∞ तक कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक। तो अगर आपने पूरी डोमेन कंसीडर कर दी तो ये मैनी वन फंक्शन है, पूरी डोमेन कंसीडर कर दी तो ये मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। इसीलिए अगर इसका इनवर्स निकालने का तुम सपना देख रहे हो तो बेटा सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, ठीक। एक x पे एक ही y मिलना चाहिए, एक x पे एक ही y मिलना चाहिए। तो हम डोमेन रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब हम सारी x की वैल्यू को अलाउ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उन x की वैल्यू को किनारे छांट के किनारे कर दे रहे हैं जिनकी वजह से सेम y प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर आप इस हिस्से को देख पा रहे हो कि भाई देखो यहां पे 2 और -2 दोनों अगर कंसीडर करेंगे तो मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। तो हमने बोला -2 वाले पार्ट को अगर हम इग्नोर कर दें तो x की वैल्यू 2 रखने पे y 4 मिलेगा, -2 तो डोमेन में है ही नहीं, हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया। तो जब मैं बोलता हूं डोमेन को मैंने रिस्ट्रिक्ट किया, तो डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब क्या है? देखिए यहां पे कि x की सारी वैल्यूज जो थी, जो भी डोमेन के अंतर्गत आ रही थी, सबको अलाउ नहीं करूंगा मैं। -∞ से +∞ will be the domain of y equals to x², but if I want to take the inverse of x², then I should what I should क्या करना पड़ेगा भैया? मेरे को what I should मैंने बोल दिया है, क्या करना पड़ेगा मेरे को? उसकी डोमेन को what I should do, restrict the domain। तो यहां पे ये ग्राफ है ना ऐसा। अब इस हिस्से में देखिए, आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे, ग्राफ कितनी बार कट हो रहा है? एक ही बार कट हो रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन से। या फिर यहां पे देखिए, या तो लेफ्ट हैंड साइड वाली ब्रांच कंसीडर करिए या तो राइट साइड वाली ब्रांच कंसीडर करिए बच्चा, तभी जाकर आप बोल पाओगे कि ये फंक्शन का 1 ऑन टू बन जाएगा और ये फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है। और अगर आप सोचते हो कि इसकी मदद से आप इसका इनवर्स निकाल पाओगे तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये मैनी वन फंक्शन है। ये तो क्या है? मैनी वन फंक्शन है। अब इसी तरीके से जब मैं बात करता हूं साइन एक्स के ग्राफ की, तो साइन एक्स का ग्राफ आप देखते हो ऐसा बनता है, बेहतरीन सा सांप टाइप बनता है कि नहीं बनता है? ऐसे मान लो जा रहा है, ठीक है, ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू -1 है, ऐसा आता है। अब तुम यार मेरे भाई किसी भी फंक्शन को चेक करना है कि मैनी वन है या नहीं, तो आपको सिंपल क्या करना है? हॉरिजॉन्टल लाइन बना देनी है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहे हो तो ये देख रहे हो हॉरिजॉन्टल लाइन ने कितनी बार, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन हो सकती है, बस वो इनके अंतर्गत होनी चाहिए, रेंज के अंदर ही होनी चाहिए। तो क्या पाया आपने? इस हॉरिजॉन्टल लाइन ने कितनी बार कट किया? अनेकों बार। y इक्वल्स टू x² को तो लाइन ने सिर्फ 2 बार कट किया था, यहां तो इनफाइनाइट टाइम्स कट कर रही है। तो हम पूरे ग्राफ को नहीं कंसीडर करेंगे, कटौती हो जाएगी। पूरा ग्राफ कंसीडर करने पे तो भाई साहब नहीं निकल रहा है। तो फिर क्या हुआ?
ये बोला गया भाई साइन एक्स का अगर तुमको इनवर्स चाहिए तो आप सिर्फ वो हिस्सा कंसीडर करिए जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन एक बार ही कट कर रही है। ठीक, तो ये बन गया बच्चों π/2, यहां पे x की वैल्यू π/2 है और यहां पे -π/2 है। अब ऐसा ग्राफ, मतलब अगर कभी भी तुमको साइन x के इनवर्स की बात करनी है तो सिर्फ इतना हिस्सा कंसीडर करना पड़ेगा। आ गई बात समझ में? क्लियर? यही बात मैंने यहां डेफिनेशन में लिखी है, पढ़ लीजिए और सुनिए, समझिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर मैनी वन फंक्शंस, आर मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन मतलब देख रहे हो, अलग अलग एक्स पे सेम वाई मिलेगा, अलग अलग एक्स पे सेम वाई मिलेगा। कैसे सर? अरे बेटा साइन 30 साइन 150 ये दोनों के दोनों देखो अलग अलग एक्स पे क्या वैल्यू दे रहे हैं, 1/2 दे रहे हैं। यानी एक्स की वैल्यू 30 है और एक्स की वैल्यू 150 है। दो अलग वैल्यू पे वाई तेरा सेम आ रहा कि नहीं आ रहा बेटा? तो यानी कि मैनी वन फंक्शन है। ये तो मैंने दो वैल्यू ऐसे उठा ली अपने मन की, ऐसे तो बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं। तो कहने का मतलब क्या, जब तुम जनरल सोल्यूशन में जाओगे, अभी तो हम प्रिंसिपल सोल्यूशन में है, तो यहां पे आपको डेफिनेशन को समझना होगा कि हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच्चों क्या है, मैनी वन। और किसी भी वी नो डेट द इनवर्स ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट कब, जब वो बाइजेक्टिव होता है। बाइजेक्टिव का मतलब बेटा क्या होता है? बाइजेक्टिव का मतलब वो फंक्शन जो 1 1 ऑन टू दोनों हो, 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो। ठीक है, सो वी रिस्ट्रिक्ट, बहुत प्यारा शब्द है, हमने रिस्ट्रिक्ट कर देना है डोमेन को, मतलब x की वो वैल्यू हटा देनी है, x की वो वैल्यू हटा देनी है जिससे सेम y प्रोड्यूस हो रहा हो, या रिपीटेड लिख लो, रिपीटेड y की वैल्यू मिल रही हो। समझ रहे हो? रिस्ट्रिक्ट द डोमेन मतलब पूरी डोमेन नहीं, सिर्फ लिमिटेड एंड रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देन दिस फंक्शन बिकम्स द बाइजेक्टिव। इस वजह से ये कार्यक्रम करने से फंक्शन क्या बन जाते हैं, बाइजेक्टिव, और उनका इनवर्स निकालना पॉसिबल है। कहा गया ना, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली क्या कर देनी चाहिए, टेढ़ी। और टेढ़ी का मतलब क्या हुआ भैया, कि हम पूरे एक्स को कंसीडर ही नहीं कर रहे, हम उन एक्स को बुला ही नहीं रहे हैं जो सेम वाई प्रोड्यूस करे दे रहे हैं, हम उन सारों को हटा दिए। हमारा मकसद जीवन का एक ही है, क्या, एक एक्स चाहिए और उससे एक ही वाई मिले, 1 1। ठीक, अच्छा, और एक बात जो बहुत प्यारी सी बात यहां लिखी है, किसी भी फंक्शन का अगर आपको इनवर्स निकालना है तो ऐसे लिखते हैं, एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स एक्स। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, अच्छा बच्चों एक और कॉमन सेंस है, बच्चे पूछते हैं कि यार फंक्शन और इनवर्स फंक्शन में ताल्लुक क्या है, रिलेशन मतलब है क्या बेसिकली, हम इसको थोड़ा समझाइए सर। तो आइए समझाते हैं आपको। बेटा उदाहरण के तौर पे मैंने एक लिया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक, और दूसरा लिया y इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/2। ठीक, ध्यान से सुनना, इसका ग्राफ अगर आप बनाते हो, या एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा इसको और अच्छे से करते हैं, समझिएगा। मान लीजिए ये फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, और ये क्या है, y इक्वल्स टू एफ इनवर्स एक्स, ये इनवर्स है। तो होता क्या है कि भाई मान लीजिए कि कोई एक पॉइंट इस पे आ रहा है, जैसे कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अगर आप लेते हैं तो क्या देखने को मिलेगा कि x की वैल्यू, आप ऐसे ग्राफ समझिएगा, ग्राफ बनाइए आप, पहले ये ग्राफ बनाया
तो जब तुम x की वैल्यू 2 रखोगे तो y क्या मिलेगा 4, जब x की वैल्यू 3 रखोगे तो y क्या मिलेगा 9, और जब x की वैल्यू क्या रखोगे 4 तो y क्या मिलेगा 16। आप समझ रहे हो? तो ये क्या हो गया आपका फंक्शन। अब जो इनवर्स फंक्शन होगा इसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट करने के बाद, क्योंकि ये तो मैन इवन है, इसकी डोमेन रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी, ये वाला हिस्सा हटा दो, ये वाला हिस्सा हटा दो। अब इसकी डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दी मैंने। तो मेरा कहने का मतलब ये मेरे भाई कि जो ये पॉइंट 2,4 है, जो 3,9 है, 4,16 है, ये सारे के सारे इसी कर्व में लेंगे, इसी कर्व में मिलेंगे, ये ऐसे। तो इसके इनवर्स फंक्शन में जो पॉइंट्स होंगे वो कौन से पॉइंट्स होंगे? पलटी मार दो। तो निश्चित रूप से जब इसके इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनाओगे तो इसमें 4,2 मिलेगा तुमको, 9,3 मिलेगा तुमको, और 16,4 मिलेगा तुमको। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जब तुम x की जगह पे 4 रखोगे तो y तुमको 2 मिलेगा, जब x की जगह तुम 9 रखोगे तो y की जगह तुमको क्या मिलेगा? x की जगह तुम क्या रखोगे 9, तो y की जगह क्या मिलेगा तुमको 3। x की जगह क्या रखना पड़ेगा तुमको 9, तो y क्या मिलेगा 3। ध्यान रखो। तो अब उदाहरण के तौर पे y इक्वल्स टू x की पावर 1/2 लो। मेरे लाल x की जगह तुमने 4 रखा तो ये आ गया 1/2, तो 2 की पावर 2 1/2, लाल कैंसिल होके y क्या आ गया 2 आ गया। इसी तरीके से 9 रखा, 9 की पावर 1/2, तो बेटा ये तो 3 बनेगा। तो क्या दिख रहा है? दिख ये रहा है कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/2, ये दोनों कैसे फंक्शन है, इनका कैसा रिश्ता है आपस में? ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। और इसका इनवर्स तभी पॉसिबल हुआ जब हमने क्या किया? डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया। तो पहली और बहुत ही शानदार बात है कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/2 दोनों एक दूसरे के कैसे फंक्शन है बेटा? इनवर्स फंक्शन है। चेक करने का बेस्ट तरीका क्या है कि इसके सिमेट्रिक पॉइंट इसके इनवर्स फंक्शन में लाई करेंगे। तो अगर a, b fx में लाई करता है तो b, a उसके इनवर्स में लाई करेगा। समझ में आ रही बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, क्लियर? तो ये याद रखिए कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का इनवर्स y की पावर इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/2 है। इसी तरीके से कोई भी पॉइंट मान के चलो ऐसा लिखा है y इक्वल्स टू साइन एक्स है, तो x यहां पे क्या है? ये आपका एंगल है, y यहां पे क्या है? वैल्यू है। पर जब तुम y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x लिखोगे तो ये क्या कहलाएगा? तुम्हारा वैल्यू। और साइन इनवर्स x क्या है? तुम्हारा एंगल। तो y की वैल्यू बेसिकली क्या है? एंगल। तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे भाई साहब। तो यहां पे जब तुम x की जगह पे π/6 रखोगे तो y तुमको 1/2 मिलेगा। क्या बोला मैंने? साइन π/6, तो y की वैल्यू बेटा 1/2 मिलेगी, मैंने ये कहा। तो अब इसके इनवर्स फंक्शन में क्या होगा कि तुम x की जगह पे क्या रखोगे? तुम x की जगह पे रखोगे 1/2 और y क्या मिलेगा तुमको? π/6। अल्टी पल्टी हो जाती है भाई साहब। तो जो फंक्शन के केस में इनपुट होता है, जो फंक्शन के केस में इनपुट होता है, वो इनवर्स फंक्शन के केस में आउटपुट होता है बेटा। ये बात समझनी है, ठीक? और जो फंक्शन के केस में आउटपुट होता है वो इनवर्स के केस में इनपुट होता है। तो जैसे कि यहां पे क्या कहानी बनेगी? यहां पे क्या कहानी बनेगी?
यहां पे तुम x की जगह पे क्या रखोगे भैया, 1/2 वैल्यू रखोगे। तो जब x की जगह पे तुम रखोगे वैल्यू तो तुमको मिलेगा एंगल, तो दैट इज इक्वल्स टू π/6। तो ये पिक्चर अपन को समझनी होगी, ठीक है। तो जो फंक्शन का इनपुट होता है वो इनवर्स का आउटपुट होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की स्टोरी क्या है, अगर मैं देखूं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कि y इक्वल्स टू साइन एक्स में x का मतलब है एंगल और y का मतलब है वैल्यू, ठीक। और इसी तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या है, तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, यहां पे जो x है वो एंगल है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, x यहां पे आपकी वैल्यू है और ये y क्या है आपका एंगल। तो अगर आपसे पूछे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंगल है। जैसे तुम क्या हो, तुम इंसान हो, ठीक है। इसी तरीके से पीपल क्या है, पेड़ है, प्रजाति होगी ना भाई मेरे, ठीक। तो ये क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंगल है, ठीक है। एंगल, एंगल यानी कि एंगल गुरुजी बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, ये अपन ने क्या खींच दी पता नहीं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींची पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये मैंने बोला गुरु ये 30 डिग्री बना है, ठीक है, ये 30 डिग्री बना है। इस 30 डिग्री को बचपन से ऐसे लिख रहे हैं ना, मान लो ये पॉइंट ए है, ओ है, बी है, तो आपने लिखा गुरु एंगल AOB इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब मैं आके बोला रुको जरा, मैं तो पढ़ के आया हूं ITF, तो मैंने बोला एंगल AOB इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 लिख दिया मैंने उसको, 30 डिग्री को, ठीक। इसी तरीके से साइन इनवर्स 1/√2 क्या है, ये π/4, π/4 का मतलब क्या होता है बेटा 45 डिग्री। साइन इनवर्स √3/2 क्या है बेटा, बोलो π/3 यानी कि 60 डिग्री। साइन इनवर्स 1 क्या है बेटा, तो ये आपका π/2 मिलेगा। साइन इनवर्स 0 क्या है बेटा, 0 ही है। तो ये बातें हो गई पहचानने की। तो स्टैंडर्ड वैल्यूज, स्टैंडर्ड एंगल पे हमने बातें कर ली है, आपको समझ में आई होंगी सारी बातें, है ना। और कोई दिक्कत है तो पूछिएगा। अब जो मस्त बात निकल के आई है, डोमेन और रेंज, ठीक। तो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन कहां से कहां तक है, कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन कहां से कहां तक है, सबकी डोमेन मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना। और ये रेंज लिखी गई है, ठीक। डोमेन और रेंज दो बातें चल रही हैं, आइए देखिएगा, मजेदार बात है। तो भाई मेरे इसको कैसे करेंगे डोमेन रेंज को, तो आइए देखते हैं, इसी पे बात करते हैं। सबसे पहली बात, साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या है, तो सबसे पहले देखो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या है, इस बात को अगर हमको समझना है तो सबसे पहले हम टोटल क्या बात करने वाले हैं कि साइन इनवर्स एक्स, ये बात करने वाले हैं। तो साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैनी वन फंक्शन है, इनकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। और इनकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने का जो थंब रूल अपनाया गया वो क्या अपनाया गया कि आप एक काम करो, आप एक काम करो कि आप सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आप सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि साइन एक्स, कॉस एक्स, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक एक्स, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है सेक एक्स, और यहां पे मैंने टेन एक्स ले लिया और यहां पे मैंने कॉट एक्स ले लिया। अब मेरी बात समझना, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या दिखा कि आप ये पता करिए कि ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हैं और किस में नेगेटिव हैं। तो पता चला गुरु 4 क्वाड्रेंट है अपने पास, तो साइन एक्स तो पहले में पॉजिटिव है
दूसरे में भी पॉजिटिव है, तीसरे में नेगेटिव हो जाता है और चौथे में भी नेगेटिव है। तो साइन एक्स के लिए ये बोला गया कि आपको एक पॉजिटिव कंसीडर करना पड़ेगा क्वाड्रेंट और एक नेगेटिव, और यही बात बाकी बचे पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए अप्लाई हो गई कि अगर मुझे डोमेन रिस्ट्रिक्ट करनी है तो उसका पहला थंब रूल क्या है भैया, कि एक पॉजिटिव क्वाड्रेंट होना चाहिए और एक नेगेटिव क्वाड्रेंट होना चाहिए, एक पॉजिटिव क्वाड्रेंट होना चाहिए, एक नेगेटिव क्वाड्रेंट होना चाहिए। तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट है अगर, तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट के लिए क्या मान लिया गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो मान लो सबके लिए मोदी जी अपना, साइन एक्स भी पॉजिटिव है, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स सब पॉजिटिव है। तो एज अ एंगल के तौर पे देखा जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो इन 6 के 6 में रहने वाला है। ये 6 के 6 में आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट एक कॉमन सी चीज दिखेगी, पर फोर्थ क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स नेगेटिव हो जाता है। तो ये बोला गया एक नेगेटिव क्वाड्रेंट अगर साइन इनवर्स एक्स के लिए कंसीडर करना है तो आप कौन सा कंसीडर करते हो, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बोला गया कि साइन इनवर्स एक्स के लिए हमको कौन से क्वाड्रेंट कंसीडर करना पड़ेगा, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी तरीके से साइन के रेसिप्रोकल कौन कौन है, कौन कौन है मतलब एक ही होता है भाई, कॉसेक इनवर्स एक्स, तो इसके लिए भी हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट कंसीडर किया। इसी तरीके से आगे बात करते हैं तो टेन इनवर्स एक्स लिया और टेन इनवर्स एक्स को भी हमने बांध दिया किसमें, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये सारे एंगल्स कहां से कहां तक के होंगे, फर्स्ट और फोर्थ, यानी कि इनकी वैल्यूज जो होंगी वो -π/2 से π/2 के बीच में होने वाली है। -π/2 और π/2 कंसीडर होगी साइन इनवर्स एक्स के केस में और कॉसेक इनवर्स एक्स के केस में, टेन इनवर्स में नहीं होगी। इसी तरीके से कॉसेक इनवर्स एक्स के लिए भी एक कंडीशन है कि 0 पे नहीं एग्जिस्ट करेगा। बट मोटे मोटे तौर पे आपको ये समझना है मेरे लाल, फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट, जब भी ये त्रिदेव आए तुम्हारे दिमाग में फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाना चाहिए। ठीक, अगर तेरी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर तेरी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है मेरे लाल, तो इसका मतलब ये तीनों, और बल्कि ये भी तीनों, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल है। इफ एक्स इज पॉजिटिव, इफ वैल्यू ऑफ एक्स इज पॉजिटिव, देन इट मींस इट इज द एंगल ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर एक्स पॉजिटिव है देन इट इज अ एंगल ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। पर अगर इनमें से, इन तीनों में से कहीं पे भी अगर एक्स की वैल्यू तुम्हारी नेगेटिव हो जाती है दोस्त, तो इसका मतलब वो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है। अगर एक्स नेगेटिव है देन इट इज अ एंगल ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पहली बात और दो बातें यहां से निकल के आई कि साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स, इनकी वैल्यू से ही पता चल जाएगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट के एंगल होने वाले हैं। अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल है, और अगर नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल है। ठीक, ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं किसकी, कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, सॉरी सेक इनवर्स एक्स, और एक और जो करीब बचा है कॉट इनवर्स एक्स। इन तीनों के साथ भी वही स्टोरी है कि भाई देखो, कॉस जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, सेक भी पॉजिटिव है और कॉट भी पॉजिटिव है। पर सेकेंड क्वाड्रेंट में इन सबकी कहानी खट्ट हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाते हैं प्रभु। डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना जरूरी है, क्या है कि मैन इवन फंक्शन। ठीक, तो अब यहां पे कहानी क्या दिखती है भाई, कॉस एक्स जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, सेक एक्स तुम्हारा नेगेटिव है बट कॉट एक्स पॉजिटिव है, और कॉस एक्स तुम्हारा पॉजिटिव है और सेक एक्स तुम्हारा पॉजिटिव है और कॉट एक्स यहां पे नेगेटिव है। तो अगर इन तीनों को कंसीडर ही करना है तो तीनों के साइन सेम कब हैं, सेम। तो तीनों के साइन सेम कब हैं आप देख पा रहे होगे, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये तीनों के तीनों पॉजिटिव है और
सेकेंड क्वाड्रेंट में तीनों के तीनों निगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉर्टेक्स पॉजिटिव हो जाता है, बाकी दो करीब निगेटिव रहते हैं, ये दोनों निगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये दो पॉजिटिव है, कॉर्टेक्स निगेटिव है, इसलिए ये वाला क्वाड्रेंट और ये वाला क्वाड्रेंट कंसीडर नहीं होगा लाला। हम ये बात अनाउंस करते हैं कि इसके लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल को रिप्रेजेंट करता है बच्चों, या फिर सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल को रिप्रेजेंट करता है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, अगर x पॉजिटिव है तो इट इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल, देन इट इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल। और अगर x तुम्हारा नेगेटिव है देन इट इज अ सेकेंड क्वाड्रेंट एंगल। तो ये बात आपको समझनी है कि अगर साइन इनवर्स में -1/2 है और कॉस इनवर्स में -1/2 है तो क्या अंतर है। साइन इनवर्स -1/2 कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है लाल मेरे, फोर्थ क्वाड्रेंट। और कॉस इनवर्स -1/2 कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है बेटे, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। तो ये बनता है तुम्हारा क्या, -1/2, साइन इनवर्स -1/2 यानी कि -π/6। और कॉस में 1/2 कब आता है, जब √3/2 आता है साइन में, तो यानी कि ये बनता है तुम्हारा क्या 120, तो 2π/3। तो ये 120 डिग्री को दर्शा रहा है, ये 120 डिग्री को दर्शा रहा है, ये 120 डिग्री है, और ये बेटा तुम्हारा -30 डिग्री यानी कि 330 डिग्री है। ये पिक्चर आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये डोमेन है और उसी हिसाब से रेंज लिखी गई है ना। तो यहां पे साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू आप देख रहे होगे। अगर साइन इनवर्स एक्स की जब मैं बात कर रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, साइन इनवर्स एक्स में जो एक्स है वो -1 से 1 रखा जा सकता है। भाई साइन एक्स का डोमेन, साइन एक्स के केस में डोमेन क्या था, साइन एक्स y इक्वल्स टू साइन एक्स की ऐसे बात करो, और y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, साथ साथ करो ना, टेबल के साथ साथ समझ में आएगा। तो यहां पे x की वैल्यू तुम क्या रखते थे, एनी रियल नंबर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रियल नंबर मिलता है। और y की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, -1 से 1। अब इसका इनवर्स निकालोगे गुरु, तो जो इनपुट था वो आउटपुट हो जाएगा, इंटरचेंज। तो मेरे लाल यहां पे x की जगह पे ये आ जाएगा, तो -1 से 1। और y क्या हो गया, ऑल रियल नंबर तो ले नहीं सकते क्योंकि डोमेन रिस्ट्रिक्ट करनी कंपलसरी है। तो यहां पे वैल्यू आई -π/2 से π/2। साइन इनवर्स x हमेशा फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट को एंगल को ही दर्शाता है। तो ये देख पा रहे होंगे आप, ये क्या है तुम्हारा, फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल है, ठीक है। और ये डोमेन इंटरचेंज हो गई। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी तरीके से बच्चों हम लेते हैं अगली बार y इक्वल्स टू कॉस एक्स की बात करते हैं, देखते जाइएगा। अब देखो कॉस एक्स के लिए डोमेन क्या थी, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, y क्या था गुरुजी, -1 से 1। तो y क्या आएगा इसमें, इंटरचेंज, तो डोमेन रेंज इंटरचेंज है ना। तो यहां पे क्या मिलेगा, x की वैल्यू -1 से 1। और y क्या मिलेगा, आपने रिस्ट्रिक्ट किया फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, तो 0 से π। देखो भाई ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट एंड सेकंड। समझ में आ रही बात। ऐसे ही जब हम बात करेंगे किसकी, tan इनवर्स x की, तो रुको, tan इनवर्स x के लिए हम कलर चेंज कर लें भैया। हाँ, तो y इक्वल्स टू tan x की बात करो और y इक्वल्स टू tan इनवर्स x की बात करो आराम से, कोई जल्दबाजी थोड़ी है, कहीं जाना थोड़ी है। बहुत गंदा कलर है यार ये तो। y इक्वल्स टू tan x, y इक्वल्स टू tan इनवर्स x। आओ अब तुम लोग लिखो डोमेन। तो इसकी डोमेन क्या थी,
एक्स की वैल्यू ऑल रियल नंबर नहीं बोलते थे, 90 डिग्री में धोखा मिलता था, सांप काटता था। क्या करेंगे? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1 π/2, जहां जहां पे नॉट डिफाइन आता था। ठीक, y की वैल्यू क्या होती थी? ऑल रियल नंबर। इंटरचेंज कर मेरे भाई, तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया? ऑल रियल नंबर, और y क्या हो गया मेरे भाई? ये मत छाप देना है इंटरचेंज गुरु, मैनी वन फंक्शन। तो यहां पे डोमेन क्या हुई है इसकी? रिस्ट्रिक्ट। इसकी ना तुमने इनवर्स निकाला है, तो जिसका इनवर्स निकालोगे तो उसकी डोमेन रिस्ट्रिक्ट करोगे। फंक्शन की डोमेन रिस्ट्रिक्ट करनी है। तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आना चाहिए y की वैल्यू आप डोमेन बोल रहे हो, y रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। नहीं भाई, ये यहां के इससे निकला है ये, तो डोमेन फंक्शन की रिस्ट्रिक्ट करेंगे तब निकलेगा इनवर्स। डोमेन फंक्शन की रिस्ट्रिक्ट करेंगे तब निकलेगा इनवर्स। तो ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। तो यहां पे आएगा भैया -π/2 से π/2, ओपन ब्रैकेट बउआ, ओपन ब्रैकेट है ना, नॉट डिफाइन हो जाएगा 90 पे, 10 90 पे, 10 -π/2 पे नॉट डिफाइन। तो बहुत सिंपल है चैप्टर, बहुत सिंपल, पर पढ़ता कोई नहीं है। सब गणित लगाओ, गणित अपने आप नहीं लगती है, कॉपी पेन उठाओ और ऐसे चालू हो जाओ। तुम सोचोगे सिनेमा देख के, लेक्चर देख के तुमसे बन जाएगा, तो नहीं है भाई, सिनेमा थोड़ी चल रहा है। जब तक स्वर्ग तभी मिलेगा गुरु जब मरोगे। मरना जरूरी है स्वर्ग तक पहुंचने के लिए, तो लगाना भी जरूरी है गणित बनाने के लिए। आइए, ज्ञान बाद में सर पढ़ा दीजिए, है ना? ठीक है सर, पढ़ाते हैं। तो सर ये कॉट इनवर्स एक्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो भाई आओ इसके बारे में बता देते दुनिया को। ये तो कॉस की फैमिली का है ना, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट चलता है। आओ देखो, एक्स की वैल्यू क्या होगी इसमें? गुरुजी ऑल रियल नंबर नहीं लेंगे। कॉट एक्स को समस्या कब होती है? कॉट एक्स होता क्या है? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। जब साइन 0 हो जाता है तब बेचारा दुखी हो जाता है। तो पॉजिटिव सॉरी एक्स एक्सिस पे, यानी कि n पाई। तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। इसी तरीके से y क्या है मेरे लाल? ऑल रियल नंबर। सटाक, x क्या हो गया तुम्हारा? ऑल रियल नंबर। और y क्या हो गया? 0 से पाई ओपन ब्रैकेट। आप देख रहे हो ये डोमेन रिस्ट्रिक्ट हुई है, इसकी डोमेन रिस्ट्रिक्ट की गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। सॉरी, तो ये आ गया फटाफट सटासट। आइए इनके बारे में बात कर ली जाए। ये कौन है सर? सेक इनवर्स एक्स। तो y इक्वल्स टू सेक एक्स और y इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स। क्या कहना है इनके बारे में? तो सेक एक्स जो है, सेक एक्स की डोमेन क्या होती है? सेक एक्स को प्रॉब्लम सिर्फ तभी होती है जब बेचारा कॉस 0 हो जाता है। तो ऑल रियल नंबर और कॉस 0 ना कराना गुरु, n पाई। ठीक है, n पाई। इसको अच्छे से लिख दो सर, ऐसे कैसे लिख रहे हो आप? बच्चों को थोड़ी समझ में आएगा। तो आपको आ ही गया होगा, है ना? आइए, कहां पहुंच गए बउआ? ये देखिए, बढ़िया फ्रीली लिखिए, सेक एक्स y इक्वल्स टू सेक इनवर्स एक्स। लिखो इसकी डोमेन। तो x बोले तो ऑल रियल नंबर, और वो सारी वैल्यू हटा दो जहां पे cos 0 होता है। और cos 0 कहां पे होता है? 90 पे। तो ऑल रियल नंबर 2n + 1 π/2 किनारे कर दो। ठीक है ना? ठीक, इसी तरीके से इसकी रेंज क्या होगी? -1, सॉरी, ये याद रखना, ये याद रखना। सेक एक्स cos x की रेंज क्या होती है? -1 से 1। इतने के बीच में कभी ना आएगा सेक एक्स। तो -∞ से -1, 1 से ∞। याद रखिए मेरी बात को, सेक एक्स और cos x में बाप बेटे वाला रिलेशन है।
जहां पे पिताजी खड़े होंगे बेटा जी वहां पे नहीं होंगे, जहां पे पिताजी खड़े होंगे बेटा जी वहां पे नहीं होंगे। तो बेटा आप समझ रहे हैं ना, भावनाएं समझिएगा। cos x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, तो sec x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में तो नहीं होगी, दोनों के बीच में सिर्फ दो ही वैल्यू शेयर होती हैं, वो है -1 और 1। -1 और 1 cos x में भी है और sec x में भी है, उसके अलावा इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है। sec x तो कभी 0 हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? cos x को खत्म करना पड़ेगा, उसके लिए डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर 0 हो गया तो बर्बाद हो जाएगा भाई। cos x अगर 0 हो गया तो sec x इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड, बर्बाद, ना मिलेगा। समझे? इसलिए बोलते हैं पिता का साथ जरूरी है। sec x की कोई औकात नहीं है विदाउट cos x, बिना बाप के बेटा कुछ नहीं है। ये क्या है? क्या लिख रहे हो गुरु? cos x, तो ये क्या है? अभी cos x तो हटाइए सर, पहले इसका इन्वर्स तो बताइए सर। ओके 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 ओके, 2 मिनट दो सर। ये आया सर sec इनवर्स x, इसकी डोमेन के बारे में क्या कहेंगे सर? इंटरचेंज करो गुरु, खटाक। -∞ से -1, यूनियन 1 से ∞। रेंज क्या है? खटाक, नहीं 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 नहीं, 0 से पाई, क्लोज ब्रैकेट, बस π/2 हटा देना। ये कहानी है। आई होप सो आपको सारी बातें समझ में आ रही हूं, सारी सारी की सारी। अब बात करने वाले हैं आखिरी हीरो की, cosec x। किसका रेसिप्रोकल? इनके पिताजी कौन? साइन। तो इसकी डोमेन क्या हो गई? x की वैल्यू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वही जहां पे साइन 0 हो जाए, इसको हटा देना बस। और इसकी रेंज क्या हो गई? -∞ से -1। ठीक है, वही बात हो गई जो सेक और कॉजेक के, सेक और कॉस के बीच में थी। अब इंटरचेंज करो, इसकी डोमेन क्या होगी? खटक, -∞ से -1, यूनियन 1 से ∞। रेंज क्या है बाबू? -π/2 से π/2, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल को रिप्रेजेंट करता है बेटे। और ये कुछ भी हो जाए साइन को 0 नहीं होने देगा, पिता का सर नीचे नहीं जाने देगा, है ना? हाँ, जाने नहीं देना है। बहुत मेहनत कर रहे हैं पिताजी तुम्हारे भविष्य को बनाने के लिए। कुछ भी हो जाए दोस्त, कॉजेक और सेक, कॉजेक ना साइन को 0 होने देगा और सेक ना कॉस को 0 होने देगा। तो ये आगे कहानी, यही सब मैंने टेबल में लिखा हुआ है भैया, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, देख लो, 0 हटा देना। मैंने हटाया कि नहीं हटाया? मैंने ये π/2 क्यों लिख दिया? 0 से पाई सेकंड, अच्छा ये उसका है। हाँ देखो हटाया ना, मैंने भी हटाया, ऐसे थोड़ी है ना बेटा। ओके बउआ। अच्छा, तो ये सारी स्टोरी आपको समझ में आ रही है? अच्छा, इसके बाद कुछ अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं कि साइन इनवर्स x का मतलब ओ ये वो वाला हो गया। जैसे नहीं होता था x की पावर -1 को हम गुरु आज से 1/x लिखेंगे, ऐसा नहीं समझने का इसको। समझ गया ना? इसका मतलब ये कतई नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो इसका इनपुट होगा दूसरे का आउटपुट होगा। y इक्वल्स टू साइन x, अच्छा जब y इक्वल्स टू साइन x है तो इसका मतलब x इक्वल्स टू साइन इनवर्स y। बहुत प्यारा तरीके से समझो मेरे लाल। जैसे लिखा हुआ है कि y इक्वल्स टू साइन x, तो आप इस साइन को ना खसका के इधर ले आ सकते हो, तो ये बन जाएगा क्या? साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू x। और बेसिकली ये बहुत मददगार है, बहुत अच्छा है प्रोसीड करने के लिए। जब तुम इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो देखोगे, या कैलकुलस पढ़ोगे तो ये देखोगे किस तरीके से ITF को TF में कन्वर्ट करना होता है, तब ये मेथड बहुत उपयोगी होता है।
याद रखो। कहां पे? डिफरेंशिएशन में मदद मिलेगी, इसमें इंटीग्रेशन में मदद मिलेगी, और खास तौर पे बच्चों अभी से बता दूं बाई पार्ट में मदद मिलती है, बाई पार्ट में। क्योंकि आईटीएफ में समझ रहे हो ना, मैनेज करने में बच्चा डरता है, कंफर्टेबल नहीं रहता है, और टीएफ मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में थोड़ा सा कंफर्टेबल लगता है, उसको लगता है कि मैं करा हूं, मैंने कर सकता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, थोड़े फॉर्मूले भी मिल जाते हैं ना। आईटीएफ में बेचारा रूट वाले फॉर्मूले मिलते हैं, खून के आंसू निकलते हैं फिर। तो ये आई बात। The value of inverse trigonometric function which lies in its principal value branch is called the principal। अरे बेरे लाल, ये जो मैंने जितने भी एंगल्स बताए ना, -π/2 से π/2 और 0 से पाई, वो सारे कौन से एंगल है? प्रिंसिपल एंगल्स है ना, प्रिंसिपल वैल्यूज, वही है प्रिंसिपल मतलब, और स्कूल वाली प्रिंसिपल नहीं भाई सब ये, ठीक है ना। When no branch of an inverse trigonometric function is mentioned, it means we have to consider the only consider the principal value। अगर कोई भी क्वेश्चन में अलग से कुछ इंटरवल नहीं दिया है, then always consider the angles। कहां से कहां? 0 से पाई for cos inverse x, sec inverse x and cot inverse x, and -π/2 से π/2 for what? sin inverse x, cosec inverse x and बोलोगे नहीं क्या? tan inverse x। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं बच्चों, बहुत धांसू प्रॉपर्टीज हैं, याद रखना। ये इसके सशर्त प्रॉपर्टी, मतलब सशर्त मतलब शर्त के साथ। आप देख पा रहे होगे कि भाई साइन इनवर्स, देखो प्रॉपर्टी नंबर 1 बहुत ही धांसू, इसको लिख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 हो तुम, क्या हो? प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक है। एक मिनट होल्ड करिएगा, बस देखूं, ठीक। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कह रही है भाई साहब? साइन इनवर्स साइन थीटा। सुनो जरा, बहुत मजेदार बात बोलूंगा, तुम हंसोगे। थीटा का मतलब क्या है बहुआ? एंगल। इस पे ध्यान दो। तो ये साइन थीटा है, तो ये क्या है बहुआ? वैल्यू। तो साइन के अंदर ये वैल्यू आई, तो ये क्या मिल गया तुमको? एंगल। क्या समझे? y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन थीटा। क्या समझे? डोमेन के तौर पे देखो, या इसको 2 मिनट के लिए x लिख देते हैं, साइन x, क्योंकि x के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो। तो x की जगह पे क्या दिया तेरे को? एंगल। इनपुट क्या है तेरा? एंगल। और y क्या है तुम्हारा? ये भी एंगल है। इनपुट भी एंगल है, आउटपुट भी एंगल है। तो पहली प्रॉपर्टी किस बात को लेके चल रही है? जब बाहर वाला फंक्शन आईटीएफ है और अंदर वाला फंक्शन टीएफ है। तो याद रखो बच्चों, जब ऐसी शक्ल होती है तो x भी एंगल होता है और y भी एंगल होता है। अभी तक हम जो बात कर रहे थे, अगर सिर्फ आईटीएफ लिखा है तो इसका मतलब x का मतलब वैल्यू होता है, x का मतलब वैल्यू होता है। आईटीएफ के लिए क्या होता है? आईटीएफ के लिए क्या होता है? x का मतलब वैल्यू, अभी अभी पढ़ा ना, और y का मतलब एंगल। पर इसी आईटीएफ के अंदर टीएफ आ गया, तो भैया अंदर भी एंगल, बाहर भी एंगल। तो आइए देखिए, बहुत आसान है। इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कैसे करें कि कहीं पे लिखा है, अगर कहीं पे लिखा है साइन इनवर्स साइन थीटा की जगह एंगल में -π/2 से π/2 के बीच का कोई भी एंगल ले लूं, -90 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच का कोई भी एंगल ले लूं, कौन सा? 30 डिग्री, 45 ले लो, तो ये π/4 आया। तो मेरे लाल, तो साइन 45 कितना होता है? 1/√2। और साइन इनवर्स में 1/√2 कब आता है? तो बोला गया π/4। तुमने रखा क्या था? π/4। तुमको मिला क्या? π/4। जो रखे थे वही मिला, जो बोगे वही काटोगे बेटा, यही है इस प्रॉपर्टी का कंक्लूजन। तो जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा। आप देख रहे हो यहां पे जो इनपुट है, इनपुट क्या है? थीटा, तो बाहर आउटपुट भी थीटा है। यहां इनपुट थीटा, तो बाहर आउटपुट भी थीटा है। पर इसकी भी एक कसम है। क्या कसम है? कि गुरु एंगल आपका -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए साइन इनवर्स के केस में, और कॉस इनवर्स के केस में
क्या एंगल होना चाहिए, इसकी रेंज क्या होती है 0 से पाई, है ना, और कोई के लिए नहीं है भाई साहब, ये बात नहीं है, नियम सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यूज के लिए है, प्रिंसिपल वैल्यूज। आई बात समझ में। इसी तरीके से आज हम लोग सिर्फ प्रॉपर्टी नंबर 1 डिस्कस करेंगे क्योंकि समय है थोड़ा कम, बाकी करेंगे कल डिस्कस, ठीक है। तो tan इनवर्स tan थीटा, यहां पे जो रखोगे इनपुट वही होगा आउटपुट, पर इसकी भी शर्त यही है। सारी शर्तों में आपको सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है, ये जो आपको इंटरवल दिया गया है, याद रखना है कोई भी आईटीएफ के अंदर अगर टीएफ दिया है तो मान लो x की वैल्यू यहां पे ऐसा है और x लिखा है तो इसका आंसर भी x ही होगा, पर ये x, ये जो वैल्यू है ये x जो होगा वो प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर होना चाहिए। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब साइन इनवर्स x के लिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या है मेरे लाल, -π/2 से π/2, ये प्रिंसिपल वैल्यू है। कॉस इनवर्स x के लिए क्या है 0 से पाई, और ऐसे करके बाकी चारों के लिए भी आपको समझ में आ गया होगा। समझ रहे हो मेरी बात को। सो गाइस कल हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 2 और प्रॉपर्टी नंबर 3। मुझे लगता है कि आपको शायद थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, तो देखें, सुने, समझें और खूब पढ़ें, ऐसा पढ़ें कि जैसे आज तक ना पढ़े हों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं ब्रेक के बाद, टाटा बाय बाय, ख्याल रखिएगा।